गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हम लोग इकोसिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम तक बता दिया था। हमने इकोसिस्टम एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स और हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में बताया था, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम को हमारे बाहरी फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं, कुछ अंदरूनी फैक्टर्स भी उसको कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सच एज क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल विच फॉर्म्स द सॉइल, पेरेंट मटेरियल हमारा बेसिकली सॉइल होता है, एंड टोपोग्राफी कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम बट आर नॉट देमसेल्व्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोसिस्टम। तो ये मतलब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे पेरेंट मटेरियल, सॉइल, टोपोग्राफी, ये पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम इनको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स हमारा, इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोल, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन। इंटरनल फैक्टर्स हमारे डिकम्पोजिशन हो गया, रूट कॉम्पिटिशन हो गया, शेडिंग हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, एंड द टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एंड आर ऑफन कॉल्ड फीडबैक लूप्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारे ये सब आते हैं। बायोडाइवर्सिटी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट्स इकोसिस्टम फंक्शनिंग। इकोसिस्टम्स आर डायनेमिक एंटिटीज। ये इकोसिस्टम कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं होती है, डायनेमिक मतलब इसमें चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस इकोसिस्टम्स में होते रहते हैं, इसीलिए इनको डायनेमिक बोला जाता है। दे आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। इसमें पीरियोडिक कुछ डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम सम पास्ट डिस्टर्बेंस। इसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी होते हैं और इकोसिस्टम अपने आप उन डिस्टर्बेंसेस से रिकवर भी हो जाता है, उबर भी आता है थोड़े समय के बाद में। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल्स। जो हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक हमने बताया था लिविंग, और एबायोटिक हमारे नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक न्यूट्रिएंट साइकिल से जुड़े हुए होते हैं। और एनर्जी फ्लो में हमारा मेनली फूड चेन, फूड वेब बनता है, और न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल्स, ये सब डिफरेंट साइकिल्स होते हैं जो कि ऑपरेट होते रहते हैं इकोसिस्टम्स में, और एनर्जी फ्लो बना रहता है। तो एनर्जी एंटर्स, तो एनर्जी आखिर इकोसिस्टम में आती किस तरह से है ये हम समझते हैं थोड़ा शॉर्ट में। एनर्जी एंटर्स द सिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस। सबसे मेन हमारा जो एनर्जी एंट्रेंस है इकोसिस्टम में वो है फोटोसिंथेसिस। ये हम आपको पहले बताएं, फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया जो ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड CO2। तो फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं इनका। तो इससे जो एनर्जी मिलती है जो वो इनकॉर्पोरेट होती है प्लांट टिश्यूज़ में, वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ प्लांट एंड माइक्रोबियल बायोमास प्रेजेंट बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद जो होता है, जो हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो हमारे जो डेड लीव्स होती हैं, डेड एनिमल्स जो होते हैं, उनको ब्रेक डाउन जो करते हैं वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज़ करते हैं कार्बन बैक टू द एटमॉस्फेयर, और जो कार्बन होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है एंड फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट। और इसी तरह ये साइकिल न्यूट्रिएंट रिपीट होती रहती है बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द डेड बायोमास। जो हमारे डेड बायोमास में जो हमारे जो न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, वो जब ब्रेक डाउन होता है डेट्राइटस डिकम्पोजर्स के कारण, वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है रेडली। तो साइक्लिंग बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन डेड बायोमास बैक टू अ फॉर्म दैट कैन बी रेडली यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स। The photosynthesis carried out by the all plants in an ecosystem is called the grass primary production। इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय ऑल प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं इकोसिस्टम के, जो सब वो सब मिल के जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, GPP। अबाउट हाफ ऑफ द GPP इज कंज्यूम्ड इन प्लांट रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी आती है इससे, उसमें आधी एनर्जी हमारी रेस्पायरेशन में खर्च हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो पोर्शन फॉर GPP विच इज़ नॉट यूज बाय रेस्पिरेशन इज नॉट, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, NPP बोलते हैं। तो इसमें हमारे रेनफॉल पैटर्न्स और सीजनल टेम्परेचर्स इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस एंड देयर बाय डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी अवेलेबल टू इकोसिस्टम। द टेंडेंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिमेन क्लोज टू इट्स इक्विलिब्रियम डिस्पाइट डिस्टर्बेंस इज टर्म इट्स रेजिस्टेंस। इसमें एक टर्म आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इकोसिस्टम की टेंडेंसी कि वो अपना एक इक्विलिब्रियम बनाए रखे
बहुत से डिस्टर्बेंस आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इकोसिस्टम अपना इक्विलिब्रियम बनाए रहता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। द स्पीड विद विच इट रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेज आफ्टर डिस्टर्बेंस इट इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या होता है, जिस तेजी से वो उभरता है पास्ट डिस्टर्बेंस से कोई भी इकोसिस्टम, उसको हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं। तो सब एफ स्टुअर्ट चैपिन एंड को ऑथर्स डिफाइन डिस्टर्बेंस क्या होता है। एक साइंटिस्ट है स्टुअर्ट चैपिन, इन्होंने डिफाइन किया कि डिस्टर्बेंस इज रिलेटिवली डिस्क्रीट इवेंट इन टाइम एंड स्पेस that alters the structure of populations, communities, ecosystem and causes changes in resources availability or the physical environment। मतलब कि टाइम और में जो चेंजेस होते हैं, जो स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, कम्युनिटीज़ को चेंज कर दे और रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को चेंज कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस। अब मेजर डिस्टर्बेंस लाइक जैसे कि हमारे मेजर डिस्टर्बेंस हो गया वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ग्लेशियल एडवांस हो गया, retreat leave behind soils that lacks plants, animals or organic matter, ecosystem that experience such disturbance undergo primary succession। तो ऐसे जो डिस्टर्बेंस होते हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ग्लेशियल एडवांस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो अनलेस सीवियर डिस्टर्बेंस लाइक जैसे जंगल में आग का लग जाना, हरिकेन्स तूफान का आ जाना एंड और कल्टीवेशन रिजल्ट इन सेकेंडरी सक्सेशन। इस टाइप की सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन एंड अ फास्टर रिकवरी, और इसमें रिकवरी बहुत फास्टर होती है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स। अब ना चाहता है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल हमारी ऑपरेट होती रहती है इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली एक्सचेंज एनर्जी एंड कार्बन विद वाइडर एनवायरनमेंट। तो ये कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करती है कार्बन एनर्जी न्यूट्रिएंट साइकिल के माध्यम से। मोस्ट नाइट्रोजन एंटर्स इकोसिस्टम थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं, तो बैक्टीरिया करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन आता है इकोसिस्टम में। इज डिपॉजिटेड थ्रू प्रेसिपिटेशन, डस्ट, गैस और इज अप्लाइड, और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी नाइट्रोजन आता है हमारा। सिंस मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है नाइट्रोजन लिमिटेड, नाइट्रोजन साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन साइकिलिंग इकोसिस्टम में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आइदर लिव सिम्बायोटिकली विद प्लांट्स और लिव फ्रीली इन द, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली भी रह सकते हैं प्लांट के साथ और फ्रीली भी रह सकते हैं। अदर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन जो हमारा आता है, जैसे कि एसिड डिपोजिशन से भी नाइट्रोजन आ जाता है। प्रोड्यूस थ्रू कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे बर्न होते हैं उससे भी नाइट्रोजन कार्बन आता है हमारा इकोसिस्टम में। एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रोजन इनपुट्स अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ ऑल नाइट्रोजन फ्लक्सेस इन द इकोसिस्टम। तो 80% जो हमारा ये नाइट्रोजन है वो एंथ्रोपोजेनिक होता है, मैन मेड से होता है। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन रिलीजेस नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक matter in the soil where plants, fungi and bacteria compete for other convert ammonium to nitrite and nitrate ions, a process known as nitrification। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो अमोनियम को नाइट्राइट या नाइट्रेट आयंस में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन। अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, जो हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इकोसिस्टम, फास्फोरस हो गया, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। फास्फोरस एंटर्स इकोसिस्टम थ्रू वेदरिंग, जो रॉक्स की वेदरिंग होती है, टूटता है समय के हिसाब से पाउडर फॉर्म में, उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो हमारा फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर सब वेदरिंग से आते हैं इकोसिस्टम में।